हेलो एवरीवन। आज हम शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना पर बात करेंगे। शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना पर बात करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आलोचक जो विद्वान हैं, विद्वानों ने हिंदी आलोचना के आधुनिक काल को कई युगों में बांटा है, कई भागों में बांटा है। जैसे भारतेंदु युग होता है, वहाँ भारतेंदु युग आलोचक हमें देखने को मिलेंगे। फिर भारतेंदु युग के आलोचकों के बाद फिर हमें द्विवेदी युग युगीन जो आलोचक हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद द्विवेदी युगीन जो आलोचक हैं, उसके बाद शुक्ल युगीन जो आलोचक हैं वो आते हैं, और उसके बाद शुक्लोत्तर युगीन जो आलोचक हैं वो आएंगे। और शुक्लोत्तर आलोचकों के बाद भी कई आलोचक आते हैं और कई युग आते हैं, जैसे स्वतंत्रोत्तर युग। ठीक है, आलोचना का स्वतंत्रोत्तर युग है ये। और स्वतंत्रोत्तर के बाद आता है समकालीन दौर। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आलोचना को कई भागों में बांटा गया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो शुक्लोत्तर आलोचना है। शुक्लोत्तर से पहले शुक्ल युग था, शुक्लोत्तर के बाद स्वतंत्रोत्तर युग था। ठीक है, और जो आलोचना होता है, आलोचना का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का साम्यक मूल्यांकन आलोचना कहलाता है। यानी सिर्फ उसमें कमियां निकालना ही नहीं, उसको प्रॉपर एनालाइज करना, उसकी कमियां, खामियां और खूबियां दोनों को बताना ही मूल्यांकन होता है। ठीक है, इसी को आलोचना कहते हैं। दोबारा बताती हूँ, किसी वस्तु का साम्यक मूल्यांकन आलोचना कहलाता है। इसमें रसास्वादन, विवेचना, परीक्षण, विश्लेषण आदि का योगदान होता है। ठीक है, किसका? इसमें रसास्वादन का, विवेचना का, परीक्षण का, विश्लेषण आदि का योगदान होता है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की आलोचनाएं भी होती हैं। जैसे कुछ निर्णयात्मक आलोचना होती हैं, कुछ तुलनात्मक आलोचना होती हैं, कुछ ऐतिहासिक आलोचना होती हैं, कुछ सैद्धांतिक आलोचना होती हैं, और कुछ व्यवहारिक आलोचना भी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? मैंने आपको बताया कि आलोचना की परिभाषा क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया कि आलोचना जो है, विद्वानों ने आलोचना का युग, हिंदी में आलोचना के युग बांट रखे हैं, भाग में बांट रखा है। ठीक है, जिसमें से हम आज शुक्लोत्तर आलोचना पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार आलोचना भी कई तरह की होती हैं। कुछ निर्णयात्मक आलोचना होती है, कुछ तुलनात्मक, ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक, इस प्रकार की आलोचनाएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुक्ल जी के बाद का काल हिंदी आलोचना में शुक्लोत्तर आलोचना कहा जाता है। इस काल में नई आलोचना पद्धति का विकास हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी आलोचना में वीरगाथा काल से लेकर छायावादी युग तक साहित्य का विवेचन करते हैं। इसमें कहा गया है कि जो आचार्य शुक्ल हैं वो वीरगाथा काल से छायावाद तक उन्होंने आलोचना किया, ये उनका टाइम पीरियड है। शुक्ल जी के बाद अपनी समीक्षा पद्धति में भक्ति काव्य को केंद्र में रखा, और शुक्ल जी ने क्या किया? जब वो आलोचना करते थे, अपनी समीक्षा करते थे, तो उसमें उन्होंने भक्ति काव्य को केंद्र में रखा। वो मतलब उनका वर्ण्य विषय मेन केंद्र विषय था, और उसमें उन्होंने लोकमंगल, मर्यादावाद, रस आदि सिद्धांतों के सहारे विभिन्न कालखंडों की व्यवहारिक समीक्षा प्रस्तुत की। ठीक है, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि शुक्ल जी जब बात करते हैं तो शुक्ल जी ने उन्होंने अपनी समीक्षा पद्धति का केंद्र में क्या रखा? भक्ति काव्य को रखा, और उसमें वो लोकमंगल, मर्यादावाद, रस आदि सिद्धांतों के सहारा से विभिन्न कालखंडों की व्यवहारिक जो है समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय होने के क्रम में परिस्थितिवादी, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का अनुसरण किया, जिसका खंडन आगे चलकर शुक्लोत्तर आलोचना में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। देखिए, ये क्योंकि इसमें हम अलग अलग विचार को, अलग अलग आलोचकों के विचारों के बारे में, उनके मत के बारे में समझेंगे। तो वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूँ उतना समझाऊँ, लेकिन फिर भी ये क्योंकि ये साहित्य सिद्धांत है तो इसमें थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ेगा, और बाकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझाऊँ। प्लीज़ ये
काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र की बुक है, तो ये इसकी भाषा ऐसी होगी। आप इसको ऐसे याद करने की कोशिश करना, क्योंकि अलग अलग विचारों उनके मत हैं, तो वो हमें ऐसे ही पढ़ना होता है। ठीक है, यूँ मत समझना कि मैं टफ पढ़ा रही हूँ, आप कहीं भी चले जाओ आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, उन्होंने जो आचार्य शुक्ल हैं उनकी बात की जा रही कि भक्ति आंदोलन, भक्ति को उन्होंने केंद्र में रखा था अपना आलोचना में, और उसमें लिखा है कि उन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय होने के क्रम में परिस्थितिवाद प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का अनुसरण किया। और जो आचार्य शुक्ल हैं उनके विचारों का खंडन किसने किया? शुक्लोत्तर आलोचना के टाइम पर आए थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने उसका खंडन किया। इस प्रकार लोक मंगलवादी दृष्टिकोण और प्रबंध दृष्टि को केंद्र में रखने के कारण आचार्य शुक्ल कबीर को खारिज कर देते हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि जो आचार्य शुक्ल हैं, क्योंकि उनका जो मतलब जिस प्रकार की उन्होंने विचारधारा रखी थी उसमें वो कबीर को ना खारिज कर देते हैं। मतलब कबीर के विपक्ष में जब अपने मत रखते हैं, तो वहीं पे आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि से, यानी आचार्य शुक्ल तो लोक मंगलवादी दृष्टि से कबीर को खारिज कर दिया, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक दृष्टि से इसको देखते हैं और सांस्कृतिक दृष्टि से देखते हैं, और इस हिसाब से महत्व देते हुए कबीर को एक प्रगतिशील कवि के रूप में स्थापित करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि शुक्ल जो हैं वो किस प्रकार उनके अगेंस्ट में शुक्लोत्तर काल और आलोचना का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, वो इसी कारण से हुआ क्योंकि जो शुक्ल के विचार थे उससे शुक्लोत्तर के जो आलोचक हैं वो सहमत नहीं थे। ठीक है, कबीर के कंटेक्स्ट में हमने ये बात समझी। फिर जब हम आगे बढ़ते तो हमें पता चलता है शुक्ल जी रीतिकालीन ग्रंथ का सामाजिक दृष्टि से महत्व ना होने के कारण उन्हें साहित्य के प्रतिमान पर अधिक महत्व नहीं देते। यानी शुक्ल जी जो है वो शुक्ल जी के मतलब कौन से ऐसे विचारधारा थे जिसके अगेंस्ट में शुक्लोत्तर आलोचना जो है सामने आई, तो वही कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि शुक्ल जी ने क्या किया, रीतिकाल के जो ग्रंथ थे उन्हें सामाजिक दृष्टि से उनका एनालाइज किया और उन्होंने उसको महत्व नहीं दिया, नहीं होने के कारण उन्होंने साहित्य के प्रतिमान पर अधिक महत्व नहीं दिया उसे। फिर इसी वजह से क्या हुआ, जबकि इसी कालखंड में द्विवेदी जी जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रीतिकालीन ग्रंथ को भारतीय संस्कृति और काव्यशास्त्र के एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में जोड़कर उसकी महत्ता को स्थापित कर। इसी प्रकार फिर आपको पता चलेगा कि इस प्रकार शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना का विकास शुक्ल जी की मान्यताओं की टकराहट के साथ शुरू हुआ। यानी इसमें ये कहा गया है कि जो शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना शुरू हुई जो और उसका विकास हुआ वो किस वजह से हुआ, क्योंकि शुक्ल की जो मान्यताएं थी उनसे वो सहमत नहीं थे, और उनके बीच में शुक्लोत्तर जो हिंदी आलोचक है और शुक्ल जी जो हैं उनके शुक्ल जी जो है शुक्ल के युगीन जो आलोचक है उन दोनों के बीचों में मतभेद स्टार्ट हुए, उनके मतों में टकराहट स्टार्ट हुई। इसीलिए शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना का जन्म हुआ और उसका विकास शुरू हुआ। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि पंत के पल्लव को छायावादी आलोचना के नए प्रतिमान का पहला घोषणापत्र कहा जाता है। यानी कि जो देखो छायावाद के 4 स्तंभ हैं माने जाते हैं और वो सभी शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में आते हैं। ठीक है, जैसे पंत हो गए, निराला हो गए, ठीक है, महादेवी, तो ये सारे शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में ही आते हैं। तो पंत जो हैं उन्होंने पल्लव की रचना की और उसमें छायावादी आलोचना के नए प्रतिमानों के रूप में पहला घोषणा पत्र के रूप में इसे देखा गया। इन कवि आलोचकों ने छायावादी साहित्य की काव्य भाषा, यथार्थ निरूपण, अर्थ मीमांसा, छंद मुक्ति, शिल्पबोध आदि के नए साहित्य शास्त्र द्वारा काव्य बोध कराने का मार्ग प्रशस्त किया। पंत का जो काव्य भाषा है, विश्लेषण, निराला की छंद संबंधी विचार और महावेदी की गीत विधा विवेचन का हिंदी आलोचना में महत्वपूर्ण स्थान है। दोबारा से बताती हूँ, देखिए जो जब देखते हैं हम कि छायावादी साहित्य में जो काव्य भाषा है, या यथार्थ निरूपण है, या अर्थ मीमांसा है, छंद मुक्ति है, शिल्प बोध आदि नए जो है साहित्य
शास्त्र द्वारा क्या है काव्य बोध कराने के मार्ग प्रशस्त हुए इस काल में। और जो पंत हैं उनका जो है काव्य भाषा विश्लेषण, ठीक है, पंत का काव्य भाषा विश्लेषण, निराला का छंद संबंधी विचार और महादेवी का गीत विधा विवेचन हिंदी आलोचना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो बताओ निराला का कौन सा हिंदी आलोचना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो निराला का छंद संबंधी विचार। कौन सा विचार हिंदी आलोचना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो छंद संबंधी। इसी तरह पंत का तो काव्य भाषा विश्लेषण जो है वो अधिक महत्व रखता है। इसी तरह महादेवी का कौन सा विवेचन महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो गीत विधा विवेचन जो है हिंदी आलोचना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, और उसके बाद छायावादी कवियों की विभिन्न सिद्धांतों, उनकी मान्यताओं, स्थापनाओं को विशेष स्वरूप में स्पष्ट करने का कार्य आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, नागेंद्र शांतिप्रिय द्विवेदी ने किया। यानी छायावादी कवियों की जो विभिन्न सिद्धांत है, उनकी मान्यताओं को, स्थापना को विशेष रूप से स्पष्ट, यानी कि जब शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में किन किन को आप प्रमुख रूप से देखेंगे तो एक तो नंद दुलारे वाजपेयी का नाम सुनेंगे आप, नागेंद्र का बारे में पढ़ेंगे और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तो पढ़े ही रहे हैं, है ना। तो अभी हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्टार्ट करेंगे। शुक्लोत्तर आलोचना के सबसे महत्वपूर्ण आलोचकों में हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं और ये शुक्ल जी की परंपरा से हटकर अलग परंपरा का प्रारंभ करते हैं। इसकी परंपरा के आलोचकों में नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, परशुराम चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर और आज्ञेय डॉक्टर देवराज आदि आते हैं। ठीक है, फिर हम जब आगे पढ़ते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य व्यक्तित्व बहुआयामी है। जब हम ऐसे ही अलग अलग जो आलोचक हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर इसी तरह हमारा ये चैप्टर खत्म होगा और यही पढ़ना है इसमें शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है साहित्यिक व्यक्तित्व बहुआयामी व्यक्ति माने जाते हैं और ये जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता, व्याख्याता हैं और मर्मी विचारक हैं, उपन्यासकार हैं, ललित निबंधकार हैं, संपादक और आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य जब इनके नाम के पीछे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लगता है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने लेखन कार्य शुक्ल जी के जीवन काल से ही आरंभ कर दिया था। ठीक है, और फिर आगे हम पढ़ते हैं कि सुर साहित्य जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक आलोचनात्मक रचना की है। सुर साहित्य किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। वो कौन सी रचना है? आलोचनात्मक। तो जिसका प्रकाशन उन्होंने 1930 ईस्वी के आसपास करवाया था और इस रचना के प्रथम अध्याय में द्विवेदी ने तथ्यधार प्रस्तुत करते हुए बेबर, ग्रियर्सन, केनेडी और भंडारकर जैसे विद्वानों के मत का खंडन किया है, जिसमें बताया गया है कि जो बाल कृष्ण कथा है ईसा मसीह की कथा का भारतीय रूप है। यानी कि केनेडी, ग्रियर्सन, भंडारकर जो है वो ऐसा कहते हैं कि जो ईसा मसीह की कथा है वो उसी का जो है रूप है, भारतीय रूप बालकृष्ण कथा है, जिसका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? खंडन किया, पूरी तरह खंडन किया। उन्होंने बोला ये गलत है। ठीक है, दूसरे अध्याय में उन्होंने तंत्र मतवाद के उद्भव का कारण, उसमें स्त्री का महत्व, वैष्णव मत का विशेष पृथक्य दिखाया है। ये सब चीज़ें कहाँ हैं? सुर साहित्य जो आलोचनात्मक रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उसमें हमें देखने को मिलते हैं। ये विचार व्यक्त हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु के बाद हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी के प्रकाशन के बाद जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्य व्यक्तित्व को व्यापक स्वीकृति मिली। उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका में शुक्ल जी की कई साहित्य इतिहास संबंधी धारणाओं से मतभेद प्रकट किया। शुक्ल जी और द्विवेदी जी दोनों लोक परंपरा में जन समुदाय की बातें करते हैं, लेकिन दोनों ही इतिहास लेखन की पद्धति में अंतर है। यानी शुक्ल जी जो हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, दोनों के मतों में थोड़ा थोड़ा हमें एक स्तर पे समानता भी देखने को मिलती है कि शुक्ल जी की कई साहित्य इतिहास संबंधी जो धारणा है
उसमें मतभेद भले ही प्रकट होता है, लेकिन द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व को व्यापक स्वीकृति हिंदी साहित्य की भूमिका में मिला। और क्या बोलते हैं, दोनों ने ही जन समुदाय की बातें की है इसमें, लेकिन दोनों ही इतिहास लेखन की पद्धति में दोनों का अंतर है। दोनों ने अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया है, उसमें अंतर हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 1941 ईस्वी में द्विवेदी जी यानी हजारे प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध पुस्तक है कबीर नाम से उन्होंने एक पुस्तक की रचना की है। इस पुस्तक के माध्यम से द्विवेदी जी की जो द्विवेदी जी का समीक्षक रूप, एक समीक्षक के रूप में, एक आलोचक के रूप में रूप है, वो उभर कर सामने आया। और कबीर दास के पदों के आधार पर शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर दास की परमात्मा के प्रति जिज्ञासा सच्ची रहस्य भावना है। कबीर दास अपने भाव जिस अज्ञात प्रियतम को निवेदित किए हैं वह मानव चेतना द्वारा संकेतित है। शुक्ल जी कबीर की प्रशंसा भी करते हैं तो यह कहकर कि कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव चमत्कार है। उनका विचार था कि कबीर मूर्ति पूजा का खंडन मुसलमानी जोश के साथ करते हैं। ठीक है, ऐसा कहाँ कहा गया है? ये द्विवेदी जी ने जो रचना की है उसमें शुक्ल जी के ये जो मत हैं उसके बारे में बात की है इन्होंने। ठीक है, और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि द्विवेदी जी का मानना है कि कबीर की जाति, निर्गुण साधकों की परंपरा, इस्लाम का उन पर प्रभाव, उनकी योगपरक उलटबांसियों की व्याख्या, बाह्य आचार का खंडन आदि यह सब कबीर ने पूर्ववर्ती साधकों से ग्रहण किया है। और जाति भेद, ऊंच नीच और बाह्य कर्मकांड पर प्रहार करने की इस देश में बहुत पुरानी परंपरा है। इसलिए कबीर ने अपना जीवन काशी में बिताया और मृत्यु के समय मगहर में जाकर अपने शरीर का त्याग किया। शायद वे इस प्रवाद और अंधविश्वास को तोड़ने के लिए ही अंतकाल में मगहर गए होंगे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ठीक है, आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी उनके बारे में पढ़ेंगे कि नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी के प्रख्यात इतिहासकार हैं, पत्रकार हैं, संपादक हैं, आलोचक हैं और प्रशासक भी हैं। इनको छायावादी कविता के शीर्षस्थ आलोचकों के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक पुस्तकों के बारे में बात की जाए तो हिंदी साहित्य 20वीं सदी है, जयशंकर प्रसाद इनकी रचना है। ठीक है, आलोचनात्मक पुस्तक है। इसी प्रकार प्रेमचंद साहित्यिक विवेचन ये इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न ये भी इनकी रचनाएं हैं। आदि जो है ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। जो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं शुक्लोत्तर युग के प्रख्यात समालोचक आलोचक माने जाते हैं और छायावाद पर अपने विचार देते हुए नंद दुलारे वाजपेयी जी का कहना है कि स्थूल व्यवहारवाद को निस्सिम बतलाकर रहस्यवाद की कनकोए से तुलना कर विद्वान शुक्ल जी ने नवीन कविता के साथ अन्याय किया है। वर्ड्सवर्थ, शैली और पंत शुक्ल जी के प्रिय कवि हैं। वाजपेयी जी ने वर्ड्सवर्थ शैली की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है उसे शुक्ल जी स्वाभाविक रहस्य भावना कहते हैं। इसकी अभिव्यक्ति के वे प्रशंसक हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम। इसी प्रकार हमें पता चलेगा कि वाजपेयी कहते हैं हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो जायसी, ये जायसी की जो है उसके पक्ष लेते हैं। और हिंदी साहित्य 20वीं सदी जो है उनकी रचना की भूमिका में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए वाजपेयी जी ने आलोचना संबंधी अपने 7 चेष्टाओं की ओर संकेत किया है कि कवि की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन, कलात्मक सौष्ठव का अध्ययन और तकनीकी शैली का अध्ययन आदि। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं कि नया साहित्य नए प्रश्न, ये भी वाजपेयी जी की रचना है। उसमें अपनी समीक्षा संबंधी मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए
वाजपेयी ने कहा है कि प्राचीन साहित्य और समीक्षा मोटे तौर पर आदर्शवादी रही है। उसमें बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव के आकलन का प्रश्न कम रहा है। साहित्य की प्रेषणीयता के संबंध में साधारणीकरण संबंधी व्यंजना ध्वनि सिद्धांत भारत की विशेष संपत्ति है। इस प्रकार छायावादी युग से चलकर नई कविता तक की समीक्षा यात्रा करते हुए अपने हिंदी आलोचना के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें कहा गया है कि जो आचार्य नंदलाल वाजपेयी हैं, उन्होंने नई कविता की समीक्षा तक की यात्रा तय की है और उन्होंने हिंदी आलोचना के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और नया साहित्य, नए प्रश्न में जो बातें लिखी हैं वो यहाँ पर हमने पढ़ा भी कि प्राचीन साहित्य समीक्षा मोटे तौर पर आदर्शवादी रहे हैं। मतलब जो पहले के साहित्य लिखे गए थे उनकी जो समीक्षाएं हुई हैं, आलोचना हुई, वो वास्तव में आदर्शवादी थे और उस आदर्शवादिता को तोड़ा गया आधुनिक काल के जो आलोचक हैं, उसमें ये लोग भी आते हैं और उसकी बात इन्होंने की है। पहले आकलन में प्रश्न कम पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है उसका अच्छे से बेहतर तरीके से आलोचना हुआ है। और इसमें बताया गया है कि जैसे साधारणीकरण होता है ना, संबंधी जो व्यंजनाएं, साधारणीकरण की वीडियो मैं ले आऊँगी आपके लिए। साधारणीकरण का मतलब होता है जहाँ पर क्या होता है कि ममत्व और परतत्व जो होता है, मैं और तुम की भावना खत्म हो जाती है और हम आ जाता है, ठीक है, और अपना पराया खत्म हो जाता है ना, वहाँ पे साधारणीकरण आ जाता है। तो उसकी संबंधी व्यंजना आदि पर उन्होंने बात की है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार फिर हम पढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र के बारे में। इम्पॉर्टेंट है, शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में नगेंद्र बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र जो है मूलतः रसवादी आलोचक माने जाते हैं। रस सिद्धांत में इनकी गहरी आस्था है। इनके अपने अनुसार नगेंद्र ना रस आज के साहित्य के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त और समर्थ है, किंतु रस को रूढ़ रूप में ना लेकर विकासमान रूप में लेने की आवश्यकता है, ऐसा नगेंद्र कहते हैं। ये रस जो है रसवादी आलोचक माने जाते हैं। और नगेंद्र कहते हैं कि मूल्यों को ये देशकालबद्ध और परिवर्तनशील मानते हैं। नगेंद्र का विश्वास है कि मानवता, मानव कल्याण, मानव मूल्य आदि शब्दों के निरंतर सर्वव्यापक प्रयोग से यह सिद्ध हो जाता है कि मानव प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे हैं जो सार्वभौम सर्वकालिक हैं, जो विभिन्न देश काल के मानव प्राणियों में मूलतः समान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हमें फिर आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो आचार्य परशुराम जो चतुर्वेदी हैं वो परिश्रमशील विद्वान, शोधकर्मी, समीक्षक थे। और चतुर्वेदी जी ने संत परंपरा, संत मत के सबसे अधिकृत स्वीकृत विद्वान इन्हें माना जाता है। निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं में इन्होंने उत्कृष्ट रुचि थी इनकी। और फिर भी कबीर का साधुकड़ी साहित्य इनके अध्ययन का ज़्यादातर हिस्सा रहा, यानी इन्होंने कबीर की साधुकड़ी जो साहित्य है उस पर अध्ययन किया, उसका विवेचन किया है। इसी तरह जो आचार्य चतुर्वेदी हैं द्वारा निम्नलिखित कृतियों की रचना की गई है। नवनिबंध उन्होंने 1951 में करा था उसकी रचना, और मध्यकालीन प्रेम साधना 1952 में इन्होंने रचना की थी। इसी प्रकार कबीर साहित्य की परख 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। और भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं ये 1955 की कृति मानी जाती है। संत साहित्य की परख आदि जो है चतुर्वेदी जी की रचना में हमें देखने को मिलता है। आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों पूर्व तक संतों का साहित्य प्रायः नीरस बानियों और पदों का एक अनुपयोगी संग्रह मात्र समझा जाता था और सर्वसाधारण की दृष्टि से इसे हिंदी साहित्य में कोई विशिष्ट पद पाने का अधिकार नहीं था। किंतु संत साहित्य को विचार पूर्वक अध्ययन एवं अनुशीलन करने पर यह बात एक प्रकार से नितांत निराधार सिद्ध होती है
कि जो संत साहित्य है वो आज भी प्रासंगिक हमें देखने को मिलते हैं। कबीर की जो बानियाँ हैं उनके पद जो हैं आज भी प्रासंगिक हमें देखने को मिलते हैं। संत साहित्य वास्तव में हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंश है, ऐसा मानना है चतुर्वेदी जी का। इसके बाद हम पढ़ेंगे आचार्य माफ़ कीजिएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हमारे आखिरी मुख्य शुक्लोत्तर आलोचक माने जाते हैं, ठीक है। और इतना ही हम इनको कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि दिनकर जी राष्ट्रीय जागरण के चेतना के साथ उसका विकास करने वाले रचनाकार थे। उनकी कृतियों में राष्ट्रीय चेतना कूट कूट कर भरी हुई है। आपके कवि कर्म की परिधि जितनी बड़ी है, उसके साहित्यालोचना का फलक भी उतना ही व्यापक है। आपकी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की आलोचनात्मक रचनाओं में भारतीय भाषाओं के कवियों लेखकों के साथ विश्व के महान कृतिकारों की क्लासिक कृतियों से चुनी हुई उक्तियां भरी पड़ी हैं। इसमें संसार के साहित्यिक और मिथकीय आख्यानों के चुने हुए अंशों का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन विश्लेषण देखने को मिलता है। इसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर की कुछ प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियां हैं, उनका प्रकाशन वर्ष भी दिया है कि मिट्टी की ओर उन्होंने 1949 में रचना की है। अर्धनारीश्वर 1952 में इन्होंने रचना की है। काव्य की भूमिका 1958, पंत प्रसाद और मैथिली शरण इन्होंने 1958 में इसको कृति की रचना की प्रकाशित किया है। और शुद्ध कविता की खोज 1966। इसी प्रकार 1968 में साहित्यमुखी और आधुनिक बोध इन्होंने प्रकाशित किया है और उसकी रचना की है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना खत्म होता है। एग्जाम में ऐसे शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना पर आपको लिखने को आएगा। तो शुक्ल के बाद के जो काल है शुक्लोत्तर, उसमें अलग अलग आलोचक हैं, चाहे वो नगेंद्र हो, चाहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे वाजपेयी हो, चाहे रामस्वरूप चतुर्वेदी हो, तो या रामधारी सिंह दिनकर हो। तो इनके बारे में, इनके विचारों को, मत को आपको लिखना होगा और आपको बताना होगा कि कौन से ऐसे मत थे जिससे टकराहट हुई। आचार्य शुक्ल के मत शुक्लोत्तर आलोचकों के बीच में टकराहट हुई, जिसके कारण शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना का विकास शुरू हुआ। ये बात भी आप ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ ही क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।